अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आज के खास प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ी अहम हैपनिंग हो रही है जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरह से तब्दील करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज की जो बड़ी हैपनिंग है वो ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुल्की सियासी बहरान पर बड़ी कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को ऑब्वियसली शामिल नहीं किया जाएगा। बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं। पीपल्स पीआई ने राब्ता किया है। क्या अहम फैसले हो सकते हैं ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो महमूद खान अचकज़ई की बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि मुल्क में आईन नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक तो ये मामला है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टेटमेंट हमने देखी आज पंजाब की सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहिबा की, वो कह रही कि हुकूमत ने मीडिया को अडियाला जेल ले जाने का फैसला किया है। इमरान खान साहब बड़े ही वीआईपी तरीके से जेल में मौजूद हैं। हर तरह की सहूलियात उनको दी जा रही है और हम मीडिया को वहां पर ले जाएंगे ताकि जो अवाम है वो देख सकें कि इमरान खान साहब किस तरह से जेल में रह रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा और मजीद क्या हो सकता है, क्या ये वाकई पॉसिबल होगा या फिर सियासी स्टेटमेंट है, ये तो हम देखेंगे। बहरहाल प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राशिद हाशमी साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो ये बताएगा कि इमरान खान साहब अगर वाकई ही वीआईपी तरीके से जेल में मौजूद हैं, उनको हर तरह की सहूलत दी जा रही है, तो फिर जेल में मुलाकातों पर पाबंदी की समझ नहीं आई। ये कौन सी वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें फैमिली से ही मुलाकात पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो हुकूमत मीडिया को ले जाकर क्या कुछ और दिखाना चाहती है? देखें जी, दो डिफरेंट चीजें हैं कि जेल में रहना और मुलाकातें। कल की मुलाकातें हम्म। आज से एक महीना पहले तक मुसलसल होती रही हैं। इनकी बहनें तसलसल से जाकर मिलती रही हैं, आके जो ना रियासत मुखालफ इदारों के खिलाफ और सियासी बयानात देती रही हैं, जिसकी कि जेल मैनुअल इजाजत नहीं देता कि आप किसी हम्म। उनसे मिलें, कैदी से मिलें और आके जो ना बाहर जाके ना जो शर्मंगेजी फैलाएं और उस किस्म के बयानात दें। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी बात ये कि उनको अंदर जो मौजूद सहूलतें हैं उसके बारे में भी झूठ बोला जाता है। इनकी बहनें आगे कहती हैं कि लो जी ये कर दिया गया है, फलानी सहूलत नहीं। और जब देखा जाए तो वो अंदर वो मुर्ग मुसल्लम और तीतर बटेर और पता नहीं चिया सीड और क्या क्या चीजें जो है एक तवील लिस्ट है, जो कि उनकी विश लिस्ट है, जो कि वो खाते हैं। और अंदर उन्होंने जो एक्सरसाइज की मशीन है तो उसके तमाम कर रहे हैं। तो इसमें ये दो अलग अलग चीजें हैं कि अगर उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जो कि पहले मिलते थे, तो उनको जब अगर मना किया गया तो वहाँ के सियासी बयान ना जारी करें, इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, एंटी स्टेट बातें ना करें, तो उसमें वो जानबूझ के इस तरह की फिर बातें करते हैं ताकि उन्हें ना मिले दिया जाए। तो ये तो इनको अपने कंडक्ट के ऊपर खुद देखना पड़ेगा ना। और जहाँ तक सहूलतों का ताल्लुक है, तो चूंकि एक पूरी एक किस्म की एक प्रोपेगेंडा बात थी कि उनको अंदर वो जो ना बड़ी जिस तरह जो ना वो मुसीबत में मौजूद है, तो ऐसी बात कोई नहीं है। तो हम्म। इस वजह से जो ना उन्होंने ऑफर किया कि जाके वहाँ पे मीडिया वाले अगर बहरहाल ये बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो दुरुस्त कह रही होंगी कि अगर मीडिया को वहां जाके देखने की इजाजत दी गई है तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है। हम्म। हम्म। अच्छा, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की भी स्टेटमेंट सामने आई है। आपके पास चूंकि टाइम की कमी है तो मैं चाहती थी कि पहले आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख लूं, उसके बाद अमजद जी। साहब से भी मैं उसके ऊपर बात करूंगी। ये बताएगा कि ये आज एक बार फिर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने जादू टोने का जिक्र किया। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम ये बात सुन रहे हैं। तो क्या हुकूमत ये बात तस्लीम करती है कि जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमत है, उनका फोकस इस वक्त भी मुआशी पॉलिसी नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा, आवाम को नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुआशी पॉलिसी से ज्यादा सियासी कंट्रोल है? आप अग्री नहीं करेंगे इस बात से? आप पर ही तनकीद भी होती है, हुकूमत पर बार बार होती है। देखें जी, हम लोग बातें करने वाले नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली जो ना वो चीजों के ऊपर अच्छा। अमल करने वाले लोग हैं। और हम्म। इसकी जो सबसे बड़ी जो मिसाल जो आपने देखी है कि जब ये इमरान खान की हुकूमत गई तो ये लोग पाकिस्तान को दिवालियापन की जो ना नेज पे छोड़ के गए थे। और ये लोग सुबह दोपहर शाम की तारीखें देते थे, अगले दिन का भी नहीं वक्त देते थे कि आज पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा इतने बजे इतने मिनट पे इतने सेकंड पे, दोपहर को शाम को। तो ये इस किस्म के मामला थे। और जो शेख रशीद ने तो यहाँ तक कहा था कि इमरान खान जो है वो जाती दफा माशी बरूदे सरिंगे बिछा गए हुए हैं। तो ये लोग वो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ माशी दिवालियापन के खतरे से निकाला,
पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी भी अब बेहतर है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी कम है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट भी जो है वो तकरीबन हाफ पे आ गया है, कोई 22-23% पे था जो अब 11% पे है। तो मकसद बात करने का ये है कि अगर तो हमने सिर्फ खोखले दावे करने हो तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल जो है इदारे उनकी तरफ से जारी करना है। ये किसी लोकल नीले पीले सुरख चैनल की अदादोशुमार नहीं है, किसी सियासी बयान नहीं है, ये इंटरनेशनली अवेलेबल ठीक है, फिगर्स होते हैं। तो ठीक है, उसमें ठीक है हाशमी साहब, सिर्फ मैं गुजारिश है कि आफरीदी हम साहब से भी काम करने मैं वाले उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है हाशमी साहब, जी मैं जी अमजद आफरीदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। आफरीदी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और जो इस वक्त बैकडोर राब्तों की गूंज सुनाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से जो सियासी डायलॉग है वो दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी भी कोशिश करती रही, मुफाहमत की, डायलॉग की बात करती रही, तमाम तर मामला सबके सामने है, लेकिन अब चूंकि पीटीआई मुकम्मल दीवार से लग चुकी है, कोई और ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद मौजूद नहीं है, तो ये रास्ता अपनाया जा रहा है। और किस हद तक आप लोग अपनी मुज़ाकराती शराइत के लिए फ्लेक्सिबल होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले ये मेरे भाई ने भी फरमाया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये 26वीं तरमीम के बाद, हम ये 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालतों का जो निज़ाम है, इसके बावजूद हमारा वजीर आला इमरान खान साहब का वजीर आजम तो वो रहे ना, उनकी बहनें जाती हैं अदालत के अंदर, उनसे ऑर्डर लेती हैं मुलाकात के लिए। वहां जब अडियाला के बाहर पहुंची है तो एक एसएचओ या एक डीपीओ वो कहता है कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती, या एक अर्जली कहता है कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती। वहां से वापसी होती है, 9 बार वजीर आला आया 4 करोड़ आबादी का, ये किस तरह से? फिर उसके बावजूद भी आज पीटीआई तो देखें मुज़ाकरात पर, ये तो पहली जमात है, ये किसी जर्नेल या किसी नर्सरी से पल कर नहीं आए, इन्होंने तो शुरू से ही जमहूरियत की बात की है, ये ज़ियाउल हक की पैदावार नहीं रही। इन्होंने पीटीआई एक वाहिद जमात है जिसने 26 साल 27 साल की स्ट्रगल की, उसके बाद हम पहले गए इनसे बातचीत की, क्योंकि इनके पास इख्तियारात नहीं है, इन्होंने बातचीत करनी नहीं है। एक 17 सीटों पर आई हुई पार्टी को हुकूमत दे दी गई, वो फॉर्म 47 पर उनकी हुकूमत बना दी गई। फिर उसके बाद जो उसने पूरे पाकिस्तान का हाल किया, ये अभी बड़ी रिपोर्टें करा रहे थे, जीडीपी 6.3 थी हमारे दौर के अंदर। आज की सूरत-ए-हाल देखें पाकिस्तान में, आज मैं एक ये आपका टीवी चैनल की बात कर रहा हूं, और जो पूरे पाकिस्तान में खबर चल रही है, तमाम चैनलों ने चलाई है कि फैसलाबाद की आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, तकरीबन 60% मिलें बंद हो गई हैं, यहां से दुबई शिफ्टेड हो गई हैं दूसरे ममालिक में। और ये दूसरी रिपोर्ट भी आप चेक कर लें, गूगल मार के देख लें, जो पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए। कहां आ रही है रेमिटेंसेज, कहां पाकिस्तान चल रहा है, क्या सूरत-ए-हाल बन रही है? मिलें बंद हो रही है, आपका टेक्सटाइल का आपका वर्कर बेरोजगार हो गया। आपने दिया गया है इस मुल्क के अवाम को रोटी कपड़ा मकान, एक जमात का नारा था, दूसरी लेकिन जमात अमजद खुशहाली साहब, की बात करती थी। तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत पर भी तो इमरान खान साहब पर होती रही ना, कि उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया, और जो है उन्होंने भी जो ताल्लुकात अपने खराब किए, हमसाया मुमालिक के साथ खराब किए, चाहे उसमें बरतानिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, तो दोस्त मुमालिक हो, चाहे चाइना हो, ताल्लुकात खराब हुए, ये तो बात सामने है। और जो नौकरियों का वादा किया गया खान साहब की इन्होंने जानिब से, वो भी कौन सा जी पूरा हो सका? इन्होंने एक दो चीजों का इंटरप्ट नहीं क्वेश्चन करे ना, उठाया, वो मैं बात अगर करने आप कहें देना। तो जवाब दे लूं जी। नहीं, मैं नहीं जवाब दे जवाब रहा नहीं हूं, कर रहा, मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे बोलने दे। तो इन्होंने आप बात बाद ये में की बोल थी, दीजिएगा। देखें देखें इन्होंने बात ये नहीं, की थी मुझे कि बात करने जो देना, जो मुझसे सवाल कर पीटीआई रहे जो हैं। है वो जो पीटीआई जो है वो किसी जो है ना वो जर्नल की जो ना गोद से निकल के नहीं आई। सारी दुनिया ने देखा 26 साल राशिद जो साहब, मेरा तारीखी सवाल जद्दोजहद चूंकि इन्होंने की है अमजद उसमें साहब से से जो था, ना अगर मैं वो उनसे कमेंट ले लूं, देन आई विल कम बैक टू यू। चले मेरे पास उनका थोड़ा सा जवाब टाइम सुन चूंकि लेते कम हैं, था इस देखते वजह से हैं। मैं देखें, इसका बर्दाश्त जी नहीं है जी, ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं, सुनने अभी को थोड़ा तैयार सा नहीं। टाइम निकालेगा, इनका जवाब सुनो, मैं आपका अच्छा, कमेंट देखें फिर से जरूर हमारे लूंगी, आप साथ मौजूद रहिए। देखें जी अमजद साहब। हमारे दौर देखें हमारे दौर में जो मुल्क की कोरोना के बावजूद जो पाकिस्तान की सूरत थी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की थी, ठीक है। हमारे दौर के अंदर जो काम हुए पाकिस्तान में, और मैं आपको इकोनॉमी बता दी, आज भी गूगल मार के चेक कर ले, हमारा ये कहां पर थी, ज़र मुबादला के ज़रखायर कहां पर थे, ये हमारी इकोनॉमी कहां पर थी, फिर महंगाई की। वहां तो हमारा तो 140 रुपए तकरीबन पेट्रोल चल रहा था, 150 140 और 50 के दौर में।
آج 270 275 چل رہا ہے, پیٹرول چل رہا ہے, پھر بجلی کے جو صورتحال ہے انہوں نے 50-60%, پھر گیس 300-400% مہنگی کر رہی ہے. عام غریب آدمی کا رہنا دشوار ہو گیا, کیونکہ اگر کسی نے ماننا نہیں ہے یا کسی نے فضول بحث کر رہی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اشاریے نکال کر ایک بات چیت. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. راشد ہاشمی صاحب کے پاس چونکہ ٹائم کم ہے تو ان سے سوال رکھ لیتے ہیں. جی ہاشمی صاحب, آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے, فرمائیے گا. جی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی 26 سالہ جو ہسٹری ہے, سیاسی ہسٹری ہے, اس میں انہوں نے کبھی بھی جو نا آرمی سے مدد نہیں لی. تو دیکھیں 26 سال میں سب 2011-12 تک جب انہوں نے لاہور کا جلسہ کیا اس وقت تک ان کی ایک ہی سیٹ تھی. اس کے بعد سے جب سے یہ جنرل پاشا کے ظہیر الاسلام کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنے تو اس کے بعد سے جو نا انہیں کوئی سیٹیں ملنا شروع ہوئی. اس کے بعد ان کی کے پی کے میں حکومت آئی. اس کے بعد انہوں نے 13 سال وہاں پہ جو پاکستان کے پی کے کی عوام کا ستیہ ناش کیا. جانتے ہیں جنرل ضیاء کی ان کو 4 وزیر اعلیٰ وہاں پہ. امجد صاحب دیکھیں, میں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا تو اخلاقی طور پہ آپ کو بھی جو نا اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جی تو جنرل پاشا کی اور ظہیر الاسلام کی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں وہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں, اور جو کہتے تھے کہ جو آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ باجوہ تک کی منتیں کرتے رہے ہیں, جنرل عاصم منیر تک کی کرتے رہے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ بات کرنا مذاق کا خیز ہے. ٹھیک ہے, اب بات آئی کہ اکانومی کے اوپر ٹیکسٹائل کی بات کی ہے. انہوں نے کہا گوگل مارکیٹ دیکھیں, پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے پچھلے 4 مہینوں میں ریکارڈ سطح پہ گئی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو یہ پرانے فگرز دے کے جانسانہ دیں, یہ جا کے جو نا ریفریش کریں اپنی میموریز کو. اور جہاں تک پاکستان کی بھی جو ہے وہ جی ڈی پی کرونا کے درمیان تھی, تو انہوں نے کیا کہ وہاں پہ ستیہ ناش کیا. وہاں پہ ٹوٹلی جو پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کا بیڑا گرک کیا. پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ 140-50 پہ پیٹرول تھا, 150 سے 140 پہ جب کر کے ہیں تو IMF نے اس کے بعد سے پروگرام بند کر دیا. اس کے بعد پاکستان کا جو یہ لوگ پاکستان کے خلاف خطوط لکھنے والے ہیں IMF کو, مطلب UN کو, کانگریس کو انہوں نے انگیج کیا. وہاں پہ امریکن کانگریس کو لبنگ فرم ہائر کر کے یہ اوورسیز کو کہتے تھے کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, حوالے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں تاکہ پاکستان جو نا دیوالیہ ہو. یہ ملک دشمن پارٹی ہے. آپ مطلب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی اسٹیبلش بات یہ ہے ان کی تو کوئی ایسی چیز نہیں. اور یہ میں الزامات نہیں لگا رہا, یہ بڑے فخر سے اپنے کارنامے خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام لگائے ہوئے ہیں. تو الزام تو ہوتا ہے نا, چلو کوئی بندہ جھوٹی بات کر رہا ہو, ان سے پوچھیں کہ عمران خان نے وہاں پہ بڑے مجمع میں ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہا نہیں کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز جو نا حوالے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, غیر قانونی طریقے سے بھیجیں. کیا انہوں نے IMF کو خطوط نہیں لکھے؟ یہ انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے. مطلب IMF کو خط لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا قرضہ ریسکیجول نہ کریں تاکہ پاکستان جو نا دیوالیہ ہو. بھئی ان لوگوں کو ایک بندہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ناؤز باللہ. میں تو نہیں کبھی اپنی لیڈرشپ کا نام لے کے کہتا ہوں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. نعرہ یہ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو کوئی مطلب اس بارے میں کوئی شرم ہی نہیں ہے. دیکھو پاکستان کے بغیر ہماری کسی کا ایگزسٹنس نہیں ہے. تو اس میں یہ اگر یہ کوئی اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمیں ایز اے پاکستانی سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. بھی ہمیں بھی اپنی لیڈرشپ سے, اپنی پارٹی سے, اپنے لوگوں سے محبت ہے. نعرہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن حکومت مہنگائی اور جو معاشی بحران ہے اس کو بھی ایڈریس کرے. صرف سیاسی بیانیہ نہ رکھے ہاشمی صاحب, جو بات فیکٹ ہے. جی میں بتاتا ہوں. جی معاشی بحران اور جو انفلیشن جو تھی وہ 38% پہ تھی, جو ابھی جو نا سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے, 3-4% پہ آئی ہے. جو آپ کے جو معاشی فگرز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. دیوالیہ ہوتے پاکستان کو ان کے خود شبر زیدی ہو گیا. یہ اپنا شوکت ترین جو ان کے وزیر خزانہ تھے وہ کہتے تھے ہم لوگوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, یہ پاکستانی سے بینک ڈیفالٹ اینٹی. اگلی بات کریں تو ابھی جو چیزیں ہیں وہ ساری الحمدللہ ہم لوگوں نے, پاکستان کی عوام نے مہنگائی برداشت کر کے چیزوں کو اپنے اوپر لے کے جو نا پھر وہ پاکستان کو دیوالیہ پان سے نکالا. اور میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ عوام نے ساری چیزوں کو اپنے اوپر لیا, اپنے فیس کیا ان چیزوں کو. تو مطلب کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم لوگوں نے کیا, دیکھیں ہم لوگوں نے بھی غیر مقبول غیر سیاسی جو نا فیصلے کیے جس کی وجہ سے عوام میں ہمیں جو نا وہ لیش بیک بھی آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے مہنگائی کر کے جو نا اپنی جیبیں بھرنی ہے, ہم نے پاکستان کو دیوالیہ پان سے نکالنا تھا. اور اس میں دیکھیں کہ کرپشن میں بھی کمی آئی ہے. انٹرنیشنل میں اگین کمی آئی, لیکن خیبر پختونخوا صوبے کا جو اس وقت حال ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے, حکومت اپنا جو ملبہ ہے وہ صوبائی حکومت پر ڈالنا چاہتی ہے. یہ بھی تو معاملہ ہے نا, یہ بھی تو ایک مدعا ہے, اس پر بات ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے. IMF کی رپورٹ ہے جو 53 کروڑ روپے یہ کدھر گئے, اس کا جواب دینا. یہ جو جتنی یہ سنا رہے ہیں
वो जो 5.5 जो करोड़ अरब रुपया जो आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो इमरान खान के दौर से रिकवर हुए थे। और जो देखिए ये फिर इमरान खान, ये पेट्रोल भी इमरान खान ने बढ़ाया है, ये बिजली की जो अशारिये भी इमरान खान ने बढ़ाया, तमाम चीजें 3 साल हुकूमत में आया है, 5 बारियां इन्होंने लगाई हैं। ये जनरल बाजवा और फैज हमीद के लिए जो स्टोरी है इन्होंने छापी है। फिर ये मौजूदा जर्नैल की बात करते तो इनके लिए एनडीयू में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के जो इनके हवाले से बातें की है उन्होंने पूरी कौम के सामने। फिर अगर ये आगे की बातें करते, आईएमएफ ने 53 करोड़ पे जो कहा वो सबके सामने। आज की जो रिपोर्ट है कि मैंने सबसे पहले कहा फैसलाबाद की इंडस्ट्रियां फारिग हो चुकी हैं, आपके पास कोई आगे का निजाम ही नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, गटरों से बच्चों की लाशें निकल रही है, आम आदमी का जीना हराम हो गया। तो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे? ये सिर्फ बस आते एक रटी रटाई स्टोरी सुनाते और चले जाते। रटी रटाई स्टोरी तो उनके पास है, जो झूठ बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल में कमी है, टेक्सटाइल में राशिद हाशिमी साहब, थैंक यू आपके पास टाइम की कमी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अमजद आफरीदी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मुज़ाकरात की या बात करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ भी जो पूरा मामला है, लेकिन अगर पीटीआई कहती है कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी हल है, तो फिर ये रवैये में, लहजे में जो एक सख्ती है, इसमें आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं लेकर आते हैं? इदारों के खिलाफ जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाती है, वो आप किस हद तक सही हिकमत अमली इसको समझते हैं या पार्टी? देखें, जब एक वजीर आला पूरी रात बाहर बैठा रहता है अटियाला जेल के बाहर, उससे मुलाकात नहीं करने दी जाती, जब हमारे सेनेटर के घर पर हमले किए जाते हैं, जब हमारे खान साहब की बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती है तो उन पर पानी रात को 2 बजे फेंका जाता है और उन्हें ऊपर घसीटा जाता है बालों से पकड़कर, तो उसका रिस्पॉन्स यही आएगा ना। इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं। अगर ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, ये तो हुकूमत में ना, हम अपोजिशन में, हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है अपोजिशन करना, ये तो अवाम ने हमें वोट ही इसीलिए दिए है। फिर जिन जिन अशारियों पर हम बातचीत कर रहे हैं, हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप खान साहब से मुलाकात कराने दें, एक वो भी आप अदालत के ऑर्डर पर, तो ये मुलाकात नहीं करवाने देते। ये पता नहीं, हमें समझ नहीं आती, डर कौन सा है, खौफ कौन सा है, मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती? फिर खान की तबीयत के हवाले से पूरी दुनिया में जिस तरह से खबरें फैली, वो आपके सामने, उसके बावजूद फिर मुलाकात होगी तो आगे क्या हो गया? तो आज भी वही सूरत-ए-हाल है, वहीं पर खड़े। ये आगे अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने तो इस मुल्क के लिए आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने जात के लिए बैठे, आपको पता है कि हमने सीट छोड़ी, हमारी इनका मुस्तकबिल कहां पर है, और इन्होंने जो इस मुल्क के साथ गुज़श्ता 4 सालों में किया है, ये कौम नहीं माफ करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। और मुज़ाकरात की जो राहें हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमवार हो रही है, लेकिन जो शराइत है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अभी कोई दिखाई नहीं दे रही। अगर सियासी डायलॉग के दरवाजे खुलते हैं तो क्या मामलात होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती शराइत की जो पहली शर्त है उसमें यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त फिलहाल खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।